इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट में जिन रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, इन्वेस्टर्स रिस्क को कैसे मैनेज और रिड्यूस कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन या पोर्टफोलियो फाइनल करने से पहले इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइलिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की टाइम इन्वेस्टर्स के बीच जो बिहेवियरल बायस देखा जाता है, और प्रोसेस ऑफ एसेट एलोकेशन। इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में देखेंगे 5 सैंपल क्वेश्चंस। These topics are part of NISM Series 5A एग्जाम। वेलकम टू फनटेक एग्जामिन। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब इन्वेस्टेड मनी को पार्टली या फुल्ली खोने की चांसेस। यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट रिस्क को देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। रेदर आई विल से हम देखेंगे कुछ मोस्ट कॉमन रिस्क जो एक इन्वेस्टर के सामने आ सकते हैं। मार्केट रिस्क डिफरेंट इकोनॉमिक इवेंट्स के कारण किसी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू खोने का रिस्क है। मार्केट रिस्क पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। मार्केट रिस्क में अराइज ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में चेंज, पॉलिटिकल टर्मोइल, रिसेशन, टेररिस्ट अटैक, वार या वार जैसे सिचुएशन एटसेट्रा। लगभग 2 साल पहले हमने मार्केट में अनयूजुअल डाउनफॉल देखे थे कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। मार्केट रिस्क जो है एक सिस्टमैटिक रिस्क एंटायर मार्केट को अफेक्ट करता है और इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन से इसे रिड्यूस या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इस रिस्क को अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जाता है। प्राइस रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपनी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। इसमें किसी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाता है। प्राइस चेंजेस, पोर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, अर्निंग वोलाटिलिटी, ये सब के लिए प्राइस रिस्क जनरेट हो सकता है। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस भी इन्वेस्टर्स को अनसिस्टमैटिक रिस्क का सामना करा सकता है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन से अनसिस्टमैटिक यानी प्राइस रिस्क को कम किया जा सकता है और इसलिए इसे डाइवर्सिफाइबल रिस्क के नाम से भी जाना जाता है। लिक्विडिटी रिस्क, एसेट या सिक्योरिटीज को फेयर प्राइस पर बेचने और कैश में कन्वर्ट ना कर पाने का रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। कम लिक्विडिटी के कारण सिक्योरिटीज के वैल्यू में कमी हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज को बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ सकता है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से लिक्विडेट यानी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग यानी रियल एस्टेट एसेट। क्रेडिट रिस्क मतलब रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन द बॉन्ड्स इशूड बाय एनी कंपनी। फाइनेंशियल डिफिकल्टी या क्राइसिस के लिए बॉन्ड इशूअर इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में फेल कर सकता है, मतलब अपने कमिटमेंट पर डिफॉल्टर हो सकता है। इस केस में लेंडर मतलब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट की गई अमाउंट खो सकता है। इंटरेस्ट रेट्स में अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन से किसी एसेट के वैल्यू रिड्यूस होने की चांसेस है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मोस्टली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से जुड़ा होता है, जैसे बॉन्ड। इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स के प्राइस के प्राइमरी ड्राइवर्स में से एक है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को पुराना इंटरेस्ट रेट ही पे करते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। और जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट घटती है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट घटने से इन्वेस्टर्स को री इन्वेस्टमेंट रिस्क का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से रिसीव्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड को इन्वेस्टर्स न्यू रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इन्फ्लेशन रिस्क पैसे की परचेजिंग पावर के रिड्यूस होने का रिस्क होता है। इन्फ्लेशन के इफेक्ट से इन्वेस्टमेंट रिटर्न का एक्सपेक्टेड वैल्यू कम हो सकता है। इन्फ्लेशन पैसे की परचेजिंग पावर को कम करके इन्वेस्टमेंट रिटर्न का वैल्यू कम कर देती है। अगर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है तो इन्वेस्टर हाई इन्फ्लेशन रिस्क से सफर करता है।
How inflation reduces the value of money that has been discussed and explained with example in my previous video. Now, concentration risk. कंसंट्रेशन रिस्क इन्वेस्टेड अमाउंट खोने की रिस्क है जब कोई इन्वेस्टमेंट एक ही सेक्टर में या एक टाइप की सिक्योरिटी में किया जाता है। जिस सिक्योरिटी या सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया अगर उनका मार्केट वैल्यू किसी कारण कम हो जाता है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट की गई लगभग सारी अमाउंट खो सकता है और यह है कंसंट्रेशन रिस्क। इसके लिए इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट ताकि एक एसेट या एक सेक्टर की लॉसेस को दूसरे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट से कॉम्पेंसेट किया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क है जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता है और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न अर्न करने के लिए उनमें से कुछ रिस्क लेना होगा। इन्वेस्टमेंट पर लॉस रोकने के लिए इन्वेस्टर्स को रिस्क को मैनेज करने की ज़रूरत है। यह है कुछ स्ट्रैटेजीज रिस्क को मैनेज और रिड्यूस करने के लिए जिन्हें इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट, अवॉइड। इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर इन्वेस्टर्स उन प्रोडक्ट्स से जुड़े रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करने का अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर्स के लिए एप्रहेंसिबल नहीं है मतलब इन्वेस्टर्स के समझ से बाहर है, उसे अवॉइड करना इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है। नेक्स्ट, टेक ए पोजीशन। एक इन्वेस्टर मार्केट में कुछ डेवलपमेंट के एक्सपेक्टेशन में एक इन्वेस्टमेंट स्टैंड ले सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई इन्वेस्टर को लगता है कि अब कोई कंपनी की शेयर प्राइस में अपस्विंग आएगा तो इन्वेस्टर उस कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर इस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है तो इन्वेस्टर का जजमेंट को अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बट जजमेंट गलत हुआ तो इन्वेस्टर में फेस ए कैपिटल लॉस। मार्केट मूवमेंट पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टर को मार्केट के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड जैसे डिफरेंट एसेट्स में कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। ये इन्वेस्टर को उनके सारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल खोने से बचाता है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन की एडवांटेज ये है कि अगर किसी एसेट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से लॉसेस को कॉम्पेंसेट कर सकता है। सो डाइवर्सिफिकेशन से इन्वेस्टमेंट रिस्क कम हो जाता है। इन्वेस्टिंग कॉन्सिस्टेंटली मतलब एवरेजिंग। कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्ट करके यानी रेगुलर इंटरवल पर स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेजिंग कर सकता है। इससे कभी हायर प्राइस और कभी लोअर प्राइस पर परचेजिंग होता है और एक एवरेज परचेज प्राइस मेंटेन होता है, जैसे म्यूचुअल फंड का SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस बढ़ता है तो इन्वेस्टर को पूरे इन्वेस्टमेंट से गेन होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिस्क एनालिसिस के अनुसार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज मच हायर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न। सिक्योरिटीज की प्राइसेस में एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती है, बट लॉन्ग टर्म यानी 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के टाइम हराइजन में इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होता है। तो ये थे कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जिसे इन्वेस्टर फॉलो कर सकता है। नाउ रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग किसी इन्वेस्टर की रिस्क लेने की विलिंगनेस और कैपेसिटी का इवैल्यूएशन है। रिस्क प्रोफाइलिंग क्यों किया जाता है? इनकम, लायबिलिटी, एज जैसे फैक्टर पर डिपेंड करके हर एक इंडिविजुअल की रिस्क टॉलरेंस पावर अलग अलग होती है। रिस्क प्रोफाइलिंग इन्वेस्टर्स के लिए सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ कोरिलेट करके अननेसेसरी टेंशन के बिना एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। रिस्क एपेटाइट इवैल्यूएशन फैक्टर्स। एक इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल 3 की फैक्टर्स से डिटरमाइन की जाती है। रिस्क लेने की ज़रूरत, इसमें देखा जाता है फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए इन्वेस्टर को कितना रिस्क लेना चाहिए, मीन्स लेवल ऑफ रिक्वायर्ड रिस्क। ये इन्वेस्टर की इनकम, सेविंग्स, रिटर्न, एक्सपेक्टेशन और फाइनेंशियल गोल्स जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी। रिस्क कैपेसिटी मतलब
इन्वेस्टर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए अपना फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से कितने रिस्क ले सकते हैं, ये इन्वेस्टर्स की इनकम, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रिस्क लेने की विलिंगनेस, ये मार्केट के फ्लक्चुएशंस को इन्वेस्टर कैसे एक्सेप्ट करता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ इन्वेस्टर्स प्रेडिक्टेबल फिक्स्ड रिटर्न पसंद करते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स हायर रिटर्न के लिए रिस्क लेना पसंद करते हैं। नाउ बिहेवियरल बायसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। बिहेवियरल बायसेस मतलब बिलीफ्स या माइंडसेट जो किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्वेस्टर्स कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम इमोशंस और बायसेस से डायरेक्टेड हो सकते हैं। ये भी एक रिस्क है। मनी मैनेजमेंट में इन्वेस्टर का इरेशनल बिहेवियर इन्वेस्टर्स की अर्निंग को न सिर्फ कम कर सकता है बल्कि पैसा खोने का रीजन भी बन सकता है। Here we will see some important behavioral biases जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रिसेंसी बायस, डिसीजन लेते टाइम रिसेंट इवेंट्स का असर। इट मे बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस। इन्वेस्टर्स इवेंट्स की रिपीटेशन एक्सपेक्ट करते हैं। से रिसेंट पास्ट में इक्विटीज की प्राइसेस में राइज। इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज मोर देन एडवाइजेबल लिमिट। दूसरी, और किसी एसेट की प्राइस में गिरावट से इन्वेस्टर ये सोचकर दूर रहेंगे कि इसमें और गिरावट आएगी, जिससे इन्वेस्टर बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटी खो सकता है। लॉस एवर्सन। लॉस एवर्सन का मतलब किसी व्यक्ति की लॉस अवॉइड करने की टेंडेंसी टू अर्न इक्विवेलेंट गेन्स। सीधे वर्ड में कहो तो ₹200 अर्न करना ₹200 ना खोने से बेहतर है। इस तरह का बिहेवियर अक्सर इन्वेस्टर्स को हाई रिस्क कॉन्सेप्ट के कारण प्रॉफिटेबल अर्निंग अपॉर्चुनिटी से दूर रखता है। हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी में रिस्क बहुत ही कम हो। फैमिलियरिटी बायस। फैमिलियरिटी बायस जिसमें इन्वेस्टर्स उन्हीं ऑप्शंस को प्रायोरिटी देते हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी होती है। फैमिलियरिटी बायस इन्वेस्टर्स को उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने से रोकता है जिनसे इन्वेस्टर्स फैमिलियर नहीं है, भले ही अननोन ऑप्शंस बेहतर हो। इससे इन्वेस्टर्स उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न आ सकता था। अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स एफडी, पीपीएफ, आरडी जैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। शेयर या म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उन इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट से अच्छी तरह फैमिलियर नहीं है। हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का मतलब इन्वेस्टर्स दूसरे इन्वेस्टर्स को या कोई ग्रुप के डिसीजन को फॉलो करते हैं, ये अजम्पशन में कि दूसरे इन्वेस्टर्स पहले ही मार्केट के बारे में अपना रिसर्च कर चुके हैं। इसमें इन्वेस्टर्स खुद के एनालिसिस के बजाय काफ़ी हद तक इमोशंस और प्रेडिक्शंस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एक बार इन्वेस्टर्स आईटी रिलेटेड कंपनीज में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। सम इन्वेस्टर्स फॉलोड अदर्स और ऐसे आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए जिन कंपनीज के क्रेडिबिलिटी बहुत ही कम थे। मेनी इन्वेस्टर्स फेस्ड ए ह्यूज लॉस ड्यू टू दिस। ये था हार्ड मेंटालिटी का एक एग्जाम्पल। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस किसी इन्वेस्टर की अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करने की टेंडेंसी है। इससे कोई इन्वेस्टर ये सोच सकता है कि वह एवरेज इन्वेस्टर से बेहतर मार्केट एनालिसिस कर सकता है। आसानी से अवेलेबल ऑनलाइन जानकारी या कुछ इन्वेस्टमेंट से लकी रिटर्न इन्वेस्टर को ओवर कॉन्फिडेंट कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर को रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज कर सकता है, जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के लिए सुइटेबल नहीं भी हो सकता है। कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस इन्वेस्टर्स के उन इंफॉर्मेशन पर अटेंशन देने की टेंडेंसी है जो उनके बिलीफ को कन्फर्म करती है और उन इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं जो इसकी सपोर्ट नहीं करती है। इन्वेस्टर उन इंफॉर्मेशन पर एक्सेसिव अटेंशन देते हैं जो उनके बिलीफ को सपोर्ट करती है। साथ ही इन्वेस्टर्स ऐसे किसी भी जानकारी को इग्नोर कर देते हैं जो उनके थिंकिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ये बायस इन्वेस्टर्स को उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करता है जिसके बारे में इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। कन्फर्मेशन बायस के लिए इन्वेस्टर्स बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो भी कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है
एक ही टाइप के सिक्योरिटीज से, मतलब इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं होता है। इससे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस करने का चांसेस कम हो जाता है। इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, कभी कभी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है या नहीं इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इन्वेस्टर की इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इससे ऐसे पोर्टफोलियो बन सकता है जो इन्वेस्टर के लिए सुइटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टर आईटी सेक्टर में काम करता है तो देखा जाएगा उनका पोर्टफोलियो आईटी सेक्टर रिलेटेड सिक्योरिटीज से सैचुरेटेड है, दूसरे सिक्योरिटीज को नेग्लेक्ट किया गया है। इससे इन्वेस्टर के लिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम जल्दी और आसानी से जो इन्फॉर्मेशन या इवेंट इन्वेस्टर्स के दिमाग में आते हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स न्यूज़, सोशल मीडिया या कोई भी डिस्कशन में जो कुछ भी सुनते हैं और देखते हैं, ये सभी आसानी से दिमाग में आ जाती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के इवैल्यूएशन के लिए एडिक्वेट रिसर्च नहीं करते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्पेशली प्रोडक्ट्स से जुड़े रिस्क के बारे में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन छूट जाती है। एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लास के बीच डिवाइड करने के प्रोसेस को एसेट एलोकेशन कहा जाता है। एसेट एलोकेशन का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर्स के नीड्स और गोल्स के हिसाब से सही प्रोपोर्शन में डिफरेंट टाइप्स के एसेट क्लास के बीच डिवाइड करके रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना। यहाँ हम 3 मेजर टाइप की एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज देखेंगे। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन होता है लॉन्ग टर्म फोकस। इसमें इन्वेस्टर्स के इनकम, एज, रिस्क प्रोफाइल, नीड्स, गोल्स को बेस करके स्ट्रैटेजीज बनाया जाता है। इस मेथड में इन्वेस्टर किसी एसेट के एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न का इवैल्यूएशन करते हैं। इन रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन के बेस करके इन्वेस्टर के फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार डिफरेंट एसेट क्लास में मनी एलोकेट किया जाता है। दिस स्ट्रैटेजी इज पैसिव टाइप। Investors buy and hold securities for long term. Tactical asset allocation. Tactical asset allocation होता है शॉर्ट टर्म फोकस। Tactical asset allocation का एम होता है शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट अर्न करना। Tactical asset allocation strategies are moderately active asset allocation strategies और इन्वेस्टर को मार्केट के बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। नाउ डायनामिक एसेट एलोकेशन। डायनामिक एसेट एलोकेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मार्केट के कंडीशन के अनुसार एसेट एलोकेशन प्रोपोर्शन को अक्सर एडजस्ट करती है। डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एसेट एलोकेशन से अधिक एक्टिव है। डायनामिक एसेट एलोकेशन में सबसे पुअर परफॉर्मेंस वाले एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कम और सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाता है। इस वीडियो में हमने देखा इन्वेस्टमेंट रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टर्स रिस्क प्रोफाइलिंग, बिहेवियरल बायसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट एलोकेशन। अब हम इनमें से 5 सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ दिस डज नॉट हैव एनी रोल टू इवैल्यूएट एन इन्वेस्टमेंट? ऑप्शंस आर हियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फैमिलियरिटी बिहेवियरल बायसेस में से एक है। किसी इन्वेस्टमेंट का इवैल्यूएशन करने में इसकी कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स डैश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अगर इंटरेस्ट रेट गिरती है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की डिमांड और प्राइस दोनों ही बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट्स के डाइवर्सिफिकेशन से ओवरऑल लॉस की चांसेस कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डेफिनेशन ऑफ एसेट एलोकेशन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी,
इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टर्स के नीड्स और गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लास के बीच डिवाइड करने के प्रोसेस को एसेट एलोकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, amongst the following which type of investor does have lowest risk tolerance? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। लो रिस्क टॉलरेंस के लिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल टू यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ चेक द अदर वीडियोज रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम। प्लेलिस्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।